हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, पूर्व अध्यक्ष जमशेद सिंह मनहास जी, पूर्व अध्यक्ष सत शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक खजूरिया जी, महापौर चंद्रमोहन जी, डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू नगरी के प्रतिष्ठित महानुभाव और मित्रों, मुझे लगता है कि बजट को लेकर के बड़ी विस्तार में प्रस्तुतिकरण हुआ है और प्रशांत जी ने इसके हर पहलू पर काफी विस्तार में चर्चा भी की है। उसके उपरांत दीपांकर जी ने अपनी एक्सपर्ट टिप्पणी भी रखी है और इसलिए विदाउट बीइंग रेपिटेटिव जो कह दिया गया उसे ना दोहराते हुए जो बातें रह गई या जो बातें, क्योंकि हम एक संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बजट के पीछे का क्या भाव है, क्या सार है, क्या इतिहास है और इसे जनता में किस शब्दावली से लेकर के जाना है ताकि वो सरलता से जनता की समझ में आए। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 10वां बजट है और सौभाग्यवश प्रत्येक बजट के प्रस्तुतिकरण में मुझे वहां स्वयं उपस्थित रहने का अवसर भी रहा, बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट एवर विच वाज द वोट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंटेड बाय अरुण जेटली सून आफ्टर द गवर्नमेंट टुक ओवर। ऐसी प्रथा रहती है। यदि आप गौर से इसका अध्ययन करें 10 के 10 बजट, क्योंकि जब हम आगे वाले वर्षों की बात करते हैं, जैसे बार बार कहा जा रहा था कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, तो जैसे चर्चिल ने कहा कि लॉन्गर वी लुक बैक द फर्दर वी लुक फॉरवर्ड, तो इन ऑर्डर टू बी एबल टू लुक लॉन्गर अहेड वी हैव टू बी एबल टू आल्सो लुक फार्दर बैक। तो यदि आप इन 10 बजट्स पर नजर दौड़ाएं तो इसमें एक निरंतरता भी है, देयर इज अ कांस्टेंट फीचर, and that is that there is a consistency in approach, there is conviction in approach and there is courage in approach. इत्तेफाक से ये 3 C's and these 3 C's are the constant determinant factors in each of these 10 budgets presented by the Modi government. साहसी बजट थे, पद्धति से हट करके थे, दृढ़ शक्ति के साथ निर्माणित बजट थे और प्रत्येक अगला बजट पिछले बजट को और अधिक आगे ले जाने वाला। एवरी सक्सेसिव बजट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द अर्लियर बजट एंड दिस वे ईच ऑफ द सक्सेसिव बजट्स एक्चुअली वाज मेंट टू कैरी इंडियन इकोनॉमी फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अज्यूमिंग अ ग्लोबल रोल। ये बात धीरे धीरे समझ आएगी। महज कहने में लगता है कि क्योंकि जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बोलता है तो लगता है कि सारी राजनीति है, लेकिन ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं बड़े गहरे शोध और अध्ययन से समझ करके रखने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो उसके तीन फेजेज रहे या 3 चरण रहे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारी एक तरह की क्लोज्ड इकोनॉमी, उसके अनेकों कारण भी रहे होंगे, राजनीतिक सोच भी शायद उसी प्रकार की थी, राजनीतिक प्राथमिकताएं भी उसी प्रकार थी, हमारी दिक्कतें और मजबूरियां भी उसी प्रकार थी। देश अभी बाहर से खाद्य पदार्थ आयात करने वाली दशा में बैठा हुआ था। 1990 के दशक में एक नया अध्याय जोड़ा जब हमारी इकोनॉमी ओपन होगी, लेकिन पिछले 8 वर्षों में जब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव आया वो ये कि गुजरे समय की बहुत सी बंदिशों से राहत, स्वतंत्रता प्राप्त करने का क्रम शुरू हुआ। गेटिंग रिड ऑफ मेनी ऑफ द टैबूज ऑफ द पास्ट, एक, और दूसरा लिंकिंग इकोनॉमी विद टेक्नोलॉजी। जैसे भी प्रशांत कह रहे थे, सुनने में लगता है कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है तो वो टेक्नोलॉजी क्या करेगी और टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था क्या करेगी, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स
an era we have already entered into, where technology has actually intruded into every phase of life, every sector. तो ये दो काम पिछले 8 वर्षों में, और चूंकि मैं 7-8 विभागों से जुड़ा हूं, और शायद हमें भी इसका अनुभव रहा। अब आप सोचेंगे मोटे तौर पर बात कह दी तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब जब टैबूज की बात करें, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि सारा दिन भी चर्चा हो सकती है। छोटा सा उदाहरण है स्पेस टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा जब अपने विद्यार्थी जीवन में कभी कभार अखबार में खबर आया करती थी 7वें-8वें पेज के एक कॉलम की, श्रीहरिकोटा बाइलाइन। किसी को मालूम नहीं था श्रीहरिकोटा कहाँ है, कौन से प्रदेश में बसता है, लेकिन खबर आती थी कि साहब वहां से एक रॉकेट लॉन्च हुआ। आज स्पेस टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड इनटू एवरी इंडियन हाउसहोल्ड। क्यों कर हुआ ऐसा? ये मोदी की सरकार में हुआ। पिछले 2 वर्षों से, जिसे मीडिया वालों ने बड़ा एक पॉपुलर एक्सप्रेशन दिया, अनलॉकिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ वी आर इनवाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स इनटू आवर स्पेस प्रोजेक्ट। कभी सोचा था आपने? कभी इसका अनुमान नहीं था। लगता था कि ये तो ऐसे सेक्टर है कि जहां पर अंदर तांग खांग करने से भी ना मालूम क्या खतरा आएगा। लेकिन अगर हमें भौगोलिक दुनिया का हिस्सा बनना है तो हमारी सोच भी भौगोलिक हो। जियो मैपिंग, हमारे यहां नक्शा निकालने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। बल्कि छोटा बच्चा कोई स्कूल का होगा तो गूगल से निकाल लेता था, लेकिन हमारे तंत्र से नहीं निकलता। इस प्रकार गुजरे जमाने की व्यवस्थाओं में बंधी हुई थी हमारी इकोनॉमी भी, हमारा प्रशासन भी। उसको मुक्त करने का काम, और उसी से इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन का भी कार्य हुआ। एटॉमिक एनर्जी, हम चाहते थे कि हमारे नए नए प्लांट बने, लेकिन हमें बंदिश थी, बिकॉज एटॉमिक एनर्जी वाज अगेन वर्किंग इन आइसोलेटेड। 3 वर्ष से हमने इसको खोल दिया इनटू जॉइंट वेंचर्स विद पीएसयूज। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसके पास पैसा बहुत है, टेक्निकल नो हाउ, हम पार्टनर बन जाएंगे, वो पैसा लगाएगा, हम टेक्निकल नो हाउ। और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले ही 5 वर्षों में, जो वो भी विभाग मेरे पास है, ऐसा लगा कि सारे के सारे न्यूक्लियर प्लांट दक्षिण भारत में थे। तो ख्याल है कि क्यों ना दूसरे हिस्सों में भी प्रयास किया जाए। जम्मू में एक स्पेस टेक्नोलॉजी का केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और एटॉमिक एनर्जी हरियाणा में गोरखपुर स्थान है, 150 किलोमीटर दिल्ली। 1-2 साल में काम करना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी का हम पूर्वोत्तर ले गए अगरतला एनआईटी में। तो ये सब इसलिए हो पाया कि इकोनॉमी को हमने उसके साथ जोड़ा, और इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देना है, उसको कैसे रीइंफोर्स करना है, उसके साधन कैसे जुटाए जाए, उस साधनों के लिए हमने अपने आप को, अपने जहन को खोला। अब आप जैसे आप बच्चे को कहेंगे भाई तू क्लास 10 करेगा, वहां से फिर वहां जाके ट्यूशन भी करना, वहां जाके ट्यूशन भी करना, और साथ ही साथ आप उसकी जासूसी भी करते रहे कि वहीं गया कि नहीं गया। हमने वो एक विश्वास का मापदंड कायम करने का प्रयास किया, विच हैज नाउ स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन द इकोनॉमी। ड्रोन की बात हुई, आपको शायद मालूम नहीं होगा, पिछले साल तक, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस आल्सो, जो हमने डीरेगुलेट किया है ड्रोन की पॉलिसी को, पिछले साल तक आईआईटीज में और एनआईटीज के कुछ एक कॉलेजेस में अनुमति थी ड्रोन बनाने की, बाहर नहीं। और क्या हुआ करता था कि चोरी छिपे एनआईटी में बना लेते थे, आईआईटी में बना लेते थे, क्योंकि वहां शोध के कारण, रिसर्च के कारण। अब उसको मुक्त कर दिया गया, और उसी का नतीजा जो प्रसाद ने बताया, जुलाई के पहले सप्ताह में हमारे पास ये विभाग आया, आखिरी सप्ताह में हमने ये बच्चों को डिस्कवर किया। मैंने कहा वी हैव टू रीच आउट, वी हैव टू सर्च फॉर द पोटेंशियल। यानी कि जो मेरे पास आया वो ले गया, या जो एमएलए के साथ आया वो ले गया। और ये सर्च का नतीजा था कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कहा कि साहब हम 6 महीने में करके दिखाएंगे, हमने कहा हम आपका सहयोग करेंगे। मात्र 2.5-3 करोड़ रुपया लगा। और जो सस्टेनेबल की बात की, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट में, उसकी बात मैं करूंगा कुछ क्षण बाद। लेकिन जहां तक इकोनॉमी के बदलते हुए चेहरे की बात है, तो इन सब चरणों से गुजर जाने के बाद आज की इकोनॉमी के बारे में संक्षेप में कहा जाए तो मैं कहूंगा, इकोनॉमी अंडर मोदी टुडे इज A, responsive, B, dynamic,
and see forward looking. और ये बात केवल अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करने के लिए नहीं हो रही। रिस्पॉन्सिव क्यों है? ये तुरंत ये पॉन्डरेबल हो कि इम्पॉन्डरेबल, ठीक है, कोविड इम्पॉन्डरेबल था, लेकिन आवर रिस्पॉन्सेज वर नॉट इम्पॉन्डरेबल। पिछले बजट का जिसका जिक्र दिवाकर ने किया, उससे पहले लगभग 3-4 मिनी बजट पेश हो चुके थे, जो छोटे छोटे पैकेजेस के तौर पर निर्मला जी ने किए। एंड फाइनल बजट वाज जस्ट अ क्रॉलरी टू दैट। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिव। डायनेमिज्म का मतलब होता है कि हमें इतनी क्षमता है, हम उसी समय ढाल लें अपने आकार को, अपनी अप्रोच को। And third, forward looking, of course, which I hardly need to read it because it's already been sent time again. और यही कारण था कि कोविड भले एक आपदा बनकर के आया, but we could turn into it an opportunity, turning adversity into a virtue, which didn't happen in case of many other nations, जैसे दिवाकर बता रहे थे। और संसार भर में ये शंका थी, रुके सांस के साथ देख रहे थे कि साहब ये 135 करोड़ का देश आज नहीं तो कल कैसे डगमगा जाता है। और मुझे विश्वास है कि जनवरी के महीने में 2020 में अभी पहला केस चीन में आया था, तो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी जी ने उस समय कहा था कि 135 का ये देश है, अगर यहां आ गया तो बहुत कठिन होगा। और उसी दिन से कोविड अभी यहां पहुंचा नहीं था, तैयारी पहले से शुरू। दैट इज आवर डायनेमिज्म, that is our responsiveness even before the response is called for, and that is our forward looking approach. Early lockdown जब किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज समझ आ रहा है। जैसे दिवाकर ने कहा कि जो तब लॉकडाउन में नहीं गए थे हो गए। सप्लाई चेन, which of course an economist will be able to tell better, बहुत सारी अर्थव्यवस्था का के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि विश्व भर में सप्लाई चेन कट गई। हवाई जहाजों की आवाजाही बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, सामान इधर से उधर नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा भारत के नुक्ते नजर से हमारी सप्लाई चेन में निर्यात बढ़ गई। वी स्टार्टेड सेंडिंग वैक्सीन, सामान आने बंद हो गए थे, लेकिन हिंदुस्तान से सामान बाहर जाने लगा। और एक ऐसे देश से जिसमें कभी प्रिवेंटिव मेडिसिन का स्वभाव ही नहीं है, बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं करवाया जाता, प्रिवेंटिव वैक्सीन लगाने का तो कभी चलन ही नहीं रहा। इत्तेफाक से वो भी विभाग मेरे पास ही है। पहला डीएनए वैक्सीन भारत में बनाया, और अब जो नेजल वैक्सीन आप रोज अखबारों में पढ़ रहा है वो भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग में बढ़ रहा है। पीपीई किट्स जहां अभाव था एक जमाने में, हम उन पहले देशों में से जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की। और एटॉमिक एनर्जी के विभाग ने, हमारे विभाग ने, हाउ टू रीयूज पीपीई किट्स, रेडिएशन के माध्यम से उनको कंटेमिनेशन से अलग करके। और इसलिए इस सब के संदर्भ में, नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द करंट बजट 2022-23, ये बजट बाय एक वक्त साइमल्टेनियसली इट्स अ बजट ऑफ द डेकेड एंड बजट ऑफ द क्वार्टर सेंचुरी। जो डेकेड है 2021 से लेकर के 2030 तक, उसे दुनिया भर में कई टिप्पणीकार इंडियाज डेकेड के नाम से उल्लेख कर रहे हैं। टेकी डेकेड भी कहते हैं, इंडियन डेकेड। और जो ये क्वार्टर सेंचुरी है 2022 से लेकर के 2047 तक, जहां ये डेकेड will predispose India to assume the top position. The culmination of quarter century will actually place India in the top position. ये आपस में भी एक सीक्वेंस बनती जा रही है। और इसलिए ये लाजिमी था, और मोदी जी की सोच थी कि दिस बजट हैड नो ऑप्शन बट टू बी फ्यूचरिस्टिक। केवल अगर इलेक्शन लड़ने के लिए बजट करना हो तो फिर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका अभी उल्लेख हो रहा है। और अगर फ्यूचरिस्टिक होना हो तो उसके लिए अनिवार्य तौर पर दो मोटे तौर पर तत्व हैं। आंकड़ों की बात आ गई। एक, तो यू हैव टू बी वेरी लिबरल टू मेक यूज ऑफ ऑल द साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू यू। अगर आप उसमें कंजर्वेटिव रहेंगे तो आप अपने आप को अच्छे। और दूसरा,
to explore the unexplored potentials. घर में कहाँ सामान दबा हुआ है, ऐसे होता था ना, हमारे पूर्वज गड्ढा खोद करके संपत्ति दबा देते थे, चले जाते थे, 4-5 पीढ़ियों के बाद पता ही नहीं रहता था। कहीं इत्तेफाक से गड्ढा मिल जाए तो परिवार अमीर हो जाता था, लेकिन वो गड्ढा कहाँ है वो खोजने का प्रयास अक्सर नहीं होता था। हो जाता तो कमाल हो जाए। और वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी वजह से क्योंकि ये बजट क्योंकि हट करके है, इसने सबको असमंजस में डाल दिया, राजनीतिक को भी, राजनीतिक दलों को भी, और राजनीतिकों के इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वालों को भी। और मुझे बड़ी हंसी आती है, वही पुराने रिएक्शन चल रहे हैं जो 10 साल से। अभी कल ही जम्मू से ही 2 दिन पहले एक नेता बोले इट इज अ लॉलीपॉप बजट। मुझे मन में ख्याल आया कि 10 साल से यही रिएक्शन दे रहे होंगे, इसलिए बिना अध्ययन करिए दे दिया। दिस बजट हैज एवरीथिंग बट द लॉलीपॉप। इस बजट की खासियत ही यह है कि लॉलीपॉप मांगी गई थी। 5 प्रदेशों में हमारा क्रूशल चुनाव था, लेकिन लॉलीपॉप नहीं दी गई। यही अर्थशास्त्रों को समझ में नहीं आ रहा, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज बॉदरिंग द इकोनॉमी। दिमाग का भी यही कह रहे थे क्यों नहीं दिया लॉलीपॉप, और वो रिएक्शन वही आया क्योंकि वो बिना अध्ययन किए। और जो मीडिया के इंटरव्यू लेते हैं उन्होंने भी पुराने ही सवाल रखे हुए हैं, क्योंकि बजट इतना हट करके जैसे सिलेबस बदल जाए ना तो दोबारा किताब पढ़नी पड़ती है। हमारे यहाँ होते थे, साइंस कॉलेज में भी प्रोफेसर थे, पुरानी किताब रखी थी, रिटायरमेंट तक वही नोट चलते थे। तो वो किताब उनके रिटायर होने तक पन्ने भी बड़े मैले हो जाते थे। हमारे यहाँ 1-2 ऐसे बड़े विख्यात अध्यापक भी थे, और जब एकदम सिलेबस बदल गया तो किताब वही है। तो मीडिया वाले भी एक ही बात पूछते हैं, आम आदमी के लिए क्या है? क्योंकि हर साल यही पूछते हैं, अरे साहब आप मुझे बताइए, ये जो किसानों की बात की अभी, ड्रोन किसान, तो किसान आम आदमी नहीं है क्या? स्टार्टअप की बात की युवा की, तो आम आदमी नहीं है क्या? 5G की बात हो रही है इस बजट में, तो आम आदमी है। इसी शहर जम्मू से ही मीडिया वाले ही हल्ला करते थे 4G कब लगेगा। अब 5G की बात की तो किसी ने तारीफ नहीं की, वो समझ नहीं आया। कभी मैंने कहा डायनेमिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस एंड फॉरवर्ड लुकिंग, जो चीजें अपेक्षित नहीं थी, ऐसी कंडीशनिंग ऑफ माइंड हो गई थी समाज की, समाज के अलग अलग वर्गों की, चाहे वो राजनीतिक वर्ग था चाहे वो मीडिया वर्ग था, इसलिए वो समझ नहीं आया। दिव्यांग के गार्डियन की इंश्योरेंस का प्रावधान बढ़ा दिया। अब क्या दिव्यांग भी आम आदमी नहीं रहा? तो फिर बड़ा आम आदमी कौन है? दिव्यांग को टैक्स रिलीफ दिया गया है, लेकिन वो आम आदमी नहीं है। हमारा सवाल ये आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए मतलब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी, मेरी कैजुअल लीव नहीं बढ़ी। इस सब के बावजूद अगर टैक्स नहीं बढ़ा है, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब मैंने कहा आपको कि 2 पहलू हैं मोटे तौर पर फ्यूचरिज्म के, बार बार कहा जा रहा है फ्यूचरिस्टिक। अब कहने में अच्छा लगता है, आप भी यही कहेंगे, लेकिन है क्यों? अगर आपका बच्चा पूछे, आजकल तर्क का जमाना है, तो मैंने कहा 2 इसके पहलू, टेक्नोलॉजी बेस्ड और दूसरा अनएक्सप्लोर्ड। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जैसे किसान की बात है, किसान ड्रोन, आप ड्रोन के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रोन पानी भी ले जाता है, न्यूट्रिएंट भी ले जाता है, खाद भी ले जाता है। घर बैठे सूट वूट पहन करके एग्रीकल्चरल टेक्नोक्रेट है आजकल किसान। वो पुराना किसान नहीं है 2 बीघा जमीन वाला, आज का बच्चा है। मैंने कहा इसकी संज्ञा बदल दो, एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है, एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट है, और ये हमारा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, उस पर बल दिया गया। केमिकल फ्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रशांत ने बात की। ड्रोन शक्ति स्टार्टअप एंड ड्रोन फॉर सर्विस। अब ये बात आई इन बच्चों की जिन्होंने बीटिंग रिट्रीट किया, ड्रोन को कैसे सस्टेनेबल बनाना। ये जो 1000 ड्रोन ऊपर गया है, जो हमने जिसकी व्यवस्था की थी, 2-3 बार मैं भी स्वयं उनके साथ बच्चों के साथ बैठा। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर जाकर के तिरंगा बनाने के लिए था। नाउ दिस ड्रोन इज अवेलेबल फॉर इंडस्ट्री, इसलिए मैंने कहा लार्जर इंटेग्रेशन का प्रोसेस शुरू किया हमने। तो बैठ के मैंने लेनी शुरू की, संयुक्त बैठ के 8-8 मंत्रालय, 10-10 और साथ में इंडस्ट्री वालों को। हमारे यहाँ बहुत सारी
ऐसी बॉडीज होती हैं जिसमें इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाता है, गवर्निंग बॉडी, तो उनको भी एक प्रतिष्ठा का विषय लगता है। मैंने कहा नहीं, अब से स्टेक होगा, इंडस्ट्री वाले को मेंबर बनाएंगे, वो बताएगा उसको किस तरह की आवश्यकता है ह्यूमन रिसोर्स की, और वो थोड़ा सा पहले से इन्वेस्ट कर दे, सो दैट ही ओन्स द स्टार्टअप एंड देन वी विल गो इन फॉर सस्टेनेबल। दूसरा, इट इज ऑल नाउ इकोनॉमी ऑफ आइडियाज। बिहेवियर इकोनॉमी पर नोबेल प्राइज था 3 साल पहले। सो इकोनॉमी इज नो लॉन्गर काउंटिंग द कैश नोट्स, और अगर आप आइडिया से चले, इन्हीं बच्चों ने, इनका एक ड्रोन एसपीजी को दिया, हमने बेचने शुरू किए जब इनके पास कोई पैसा नहीं था। ये जो 5 साल की टीम थी, एक गांव से आया, मध्य प्रदेश से, एक बिहार से, एक लड़की हरियाणा से, अब ये रातों रात उसमें से उनको पैसा मिलने लगा। लेकिन उसके लिए हमें बच्चों को तैयार करना होगा। जब एसपीजी को दिया, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि दैट इज द टाइम वी आर हेडिंग फॉर, इफ वी वांट आवर चिल्ड्रन आल्सो टू बी एट पार। तो उन्होंने कहा कि साहब, अगर आपने ड्रोन लगाया तो ये 1 सेकंड भी इसमें लैप्स नहीं होना चाहिए, शर्त यह है कि आप अपना एक बच्चा यहां बिठा दीजिए, जो रोड की रक्षा करे, उसकी सुपरविजन करे। दिसंबर के महीने में इतनी धुंध और कड़ी ठंड रही, हम सबने देखा कि बच्चा सुबह 6 बजे जाके खुद बैठ जाता था रात में, पूरा पहरा दिया, पूरी ड्यूटी दी, तब पैसा भी आया और आगे भी मल्टीप्लाई होगा। इस सोच की इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं। डिजिटल रुपी विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उल्लेख होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस बजट का हिस्सा बन गई। चिप पासपोर्ट किसी ने मांग थोड़ी की है, तो पता ही नहीं होता कि मांग कैसे करें, लेकिन इस इकोनॉमी में उसका जिक्र आ रहा है, इस बजट में उसका जिक्र आ रहा है। और ये जो प्रोग्रेसिव बच्चे हैं वो आपको इसका महत्व बताएंगे। कागज और वो सारा कोई कॉपियां लेने की जरूरत ही नहीं, वो मोबाइल से ही इसका पासपोर्ट भी, वीजा भी बन जाए। 5G की मैंने बात की, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, इस बजट में वो एक्सप्रेशन यूज हुआ है, विद इंसेंटिवाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे यहां बैम्बू है इतनी बड़ी मात्रा में, लेकिन सारा का सारा बैम्बू बाहर चला जाता था, बाहर से बन जाता था, हम उसको खरीदते थे। 5-6 हजार रुपया मात्र अगरबत्ती की तजारत होती है भारतवर्ष में। कोरिया और वियतनाम और चीन से आता है, और हम उसकी आरती जलाते। 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, क्योंकि हो क्या रहा है कि आजकल टीवी चैनल में भी सारा दिन यही चलता है, किसने किसको गाली दी और गाली का जवाब दिया, तो असली खबर रह जाती है। 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं पिछले 3 वर्षों में, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा रहा, मोदी जी के ही कारण हो पाया, जो इतिहास में जाएंगे। 100 वर्ष पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पार्लियामेंट में लाकर के संशोधित किया गया, 1918 का एक्ट। होम ग्रोन बैम्बू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट क्लियरेंस। अनेकों ऐसे घर हैं, केवल पूर्वोत्तर में ही नहीं है, यहां पर कठुआ, रियासी में बैम्बू पाया जाता है, कंडी में। आपके घर के आंगन के पिछवाड़े में हो तो आप उस बैम्बू को उगा के उसके प्रोडक्ट्स बनाइए, अगरबत्ती बनाइए। यहाँ शुरू भी हो गया काम, 3 क्लस्टर यहाँ बनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी मीडिया में उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती। अब कहे तो मीडिया वाले नाराज हो जाते हैं। हमारा एक बैम्बू यहाँ बन रहा है चारकोल का, एक अगरबत्ती का, और एक बास्केट्स, और उसके लिए यहाँ से कुछ लोग ट्रेन करके भी आ गए। ये नए आयाम खुलेंगे इस इंसेंटिवाइजेशन के साथ। और साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा कि सारी अगरबत्ती बाहर से आती थी, तो जो बाहर से बैम्बू प्रोडक्ट आ रहा था उसकी आयात कर, जिसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, को एकदम बढ़ा करके 25% कर दिया, 10-12%, ताकि वो डिस्करेज हो। नहीं तो होता क्या था कि हमारा शाहूकार सस्ता खरीद लेता था और हमारे मंदिरों में बेच देता था। अब उसको भी लगेगा कि साहब ये तो मुनाफे वाला सौदा नहीं है, तो यहां पर जो काम कर रहा होगा उससे खरीदेगा, ये उसको प्रोत्साहन। क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है, अभी आज दिवाकर ने उसकी बात तो नहीं की, वो एक अलग विषय है, लेकिन अखबारों में रोज आ रहा है। अक्सर इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि इस बजट में क्रिप्टो करेंसी के विषय को भी एड्रेस किया गया,
जो अभी हुआ नहीं है उसको पहले एड्रेस किया। दैट्स अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। वर्चुअल एसेट्स ट्रांसफर के ऊपर 30% टैक्स पहले से ही लगा दिया गया। जब तक ये चोरी करने की सोच अभी आई नहीं, लेकिन आए तो पहले से ही कानून बन गया। क्योंकि अभी तो नया नया सिलसिला शुरू हुआ है, दुनिया भर में इसका उल्लेख हो रहा है। यहाँ थोड़ा बहुत आया, जम्मू तक तो अभी पहुंचा भी नहीं, लेकिन पहुंचने से पहले ही आपको आगाह कर दिया कि ये इसके नतीजे होंगे। और दूसरा पहलू जो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स, किस तरह से हम इकोनॉमी को, बिकॉज वी हैव नॉट टू बी नाउ एट पार विद द अदर कंट्रीज, वी हैव टू हैव अ लीप फ्रॉग लीप या लीप फ्रॉग जंप। क्योंकि हमें जो 25 साल में वहां पहुंचना और पहुंचने की हमें क्षमता है, कहीं कमी थी इच्छा शक्ति में और पॉलिटिकल विल में और शायद नीतियों में। तो लीप फ्रॉग जंप के लिए अनएक्सप्लोर्ड, जैसे वो एक पुरानी पिक्चर थी जिसमें अमिताभ बच्चन संजीव कुमार को कहता है कि साहब मुझे 15 साल का सफर 1 साल में तय करना है, त्रिशूल। तो हमने भी वही करना है 25 साल का, क्योंकि पिछले 70 साल में जहां हमारी गति धीमी पड़ी है उसको गति में लाना है। अब अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल कौन से हुए? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है मंत्रालय, उसके लिए 2654 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है और 4000 करोड़ रुपया पहले दिया गया डीप सी मिशन का। अब उसका कोई चक्कर नहीं आता, वो कोई अखबारों को भी नहीं उसमें दिलचस्पी, और बड़ा नीरस सा है। मैं तो अर्थ साइंसेज क्योंकि उस विभाग से मैं भी मेरे ही पास है, तो मैं उस सेक्रेटरी को कह रहा था, सेक्रेटरी साहब को, मैंने कहा आप दिल्ली में यू कैन आस्क whether anybody knows where on earth is located the Department of Earth Science. लेकिन ये डीप सी मिशन वो मिशन होगा जो हिंदुस्तान को एक ही जंप लगा करके दुनिया में आगे ले जाएगा। वी हैव ह्यूज ओशन रिसोर्सेज विच हैव नेवर बीन थॉट अबाउट। वही समुद्र, वही हिंदुस्तान सदियों से चला, लेकिन उस तरफ किसी ने। मैं कल ही चेन्नई में हमारे इंस्टीट्यूट था, तो वहां के वैज्ञानिकों को कह रहा था कि कभी आपने ये सोचा, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच हैज एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट कॉल्ड इंडियन ओशन। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एन आइलैंड, बट द ओशन अराउंड इज नॉट नेम्ड अंडर। तो क्यों ऐसा हुआ होगा? क्योंकि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि हिंदुस्तानी सागर समुद्र के अंदर कितनी संपत्ति दबी हुई है, इसका नामकरण किया। और जो वी हैव द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, लगभग 7,000 7,500 किलोमीटर हमारी कोस्ट है। बंगाल की खाड़ी, बे बंगाल से जाए अरेबियन सी, इंडियन ओशन, सारा घूम के आधे से ज्यादा मुल्क समुद्र के नीचे माइनिंग, ये इलीगल माइनिंग है, बेचारे हमारे गरीब चोर खड्डों में करते हैं, असली तो वहां बसा। और वी हैव अंडरटेकन दैट टास्क। समुद्रयान हमारा चल पड़ा है और 2 ही साल के बाद हमारा एक मानव जाएगा 5-6 हजार समुद्र के नीचे तक, क्योंकि समुद्र का बेसमेंट मैक्सिमम 5 या 6 हजार मीटर होता है। और लगभग उसी समय स्पेस में भी हमारा मानव जाएगा, क्योंकि वो डिले हो गया हमारा फ्लाइट। तो दोनों ही विभाग क्योंकि मेरे साथ हैं, स्पेस में कोविड की वजह से हम डिले हुए हैं। अगले साल हम पहले 2 अनमैन्ड मिशन भेजेंगे, दूसरा उसमें से रोबो होगा, 2023-24 के शुरू में मैन्ड मिशन। तो मैं उस दिन कह रहा था कि साइमल्टेनियसली इंडिया विल बी सेटिंग अ मैन अप इन द स्पेस एंड डाउन इन द ओशन। And we are also entering into an era of not only space communication but space community, and India is going to take the lead. क्योंकि वो मुल्क है, जब हमारा स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था उस समय रूस अपना स्पेस मिशन बाहर मानव वाला मिशन भेज चुका था, तो they didn't land on moon.
दैट वाज अर्ली 1960। और 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को लैंड भी किया। जब वो उतरा तो उसने एक कदम लाया, उसकी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने। उसने कहा कि वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन आज, और उस समय हम क्या कर रहे थे? हम चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे। आज हमारे मंगलयान के चित्र वो उपलब्ध करवा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी टेकन ओवर हिंदी टेक्नोलॉजी, और हमने ये दिखाया दुनिया को कि किस तरह से दूसरे सेक्टर्स में इसको इस्तेमाल किया जाए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। आजकल सर्वे भी स्पेस टेक्नोलॉजी से होता है। रेलवे एक्सीडेंट को रोकने के लिए वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द पोटेंशियल ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट फ्यू किलोमीटर्स अहेड। अनमैन्ड रेलवे लाइनिंग्स, टेलीमेडिसिन तो बता ही दिया आपको। ये सारा मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुआ। और इसी तरह से ये जो हमारी समुद्र की संपत्ति है, इसकी तरफ तवज्जो पहली बार इस बजट में दी जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 14,217 करोड़ रुपया। अब लगता है कि ये तो साहब ये इकोनॉमी से क्या ले रहा है, तो साइंस है। तो साइंस का मतलब कि एक अंधेरी लेबोरेटरी में कोई बैठा हुआ मोटा चश्मा लगा के तो होता है, वो ये समझ ही नहीं आती। ये हमारे लिए है, यही हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है, शिक्षा का भी हिस्सा है और स्वास्थ्य का भी, जैसे बताया प्रसाद। इस एलोकेटेड अमाउंट में से लगभग 2600 करोड़ मात्र डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, छोटा सा विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके लिए रखा गया, क्योंकि ये भी विभाग है, वो भी हमारे साथ है, जिसने डीएनए वैक्सीन डेवलप किया दुनिया का सबसे पहले, और अब नेजल वैक्सीन डेवलप कर। हमारे पास क्षमता थी, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज में खलल, और बहुत जल्दी हमारे ट्रायल भी शुरू हो गए नेजल वैक्सीन। और CSIR जो इसके अंदर आपकी IIIM आती है, उसके लिए 5700 करोड़ रुपया, क्योंकि अरोमा मोशन जो लेवेंडर की नई खेती का काम है वो भी यहां से हो रहा है। तो ऐसे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं ये, जिनकी जो हमारे बीच में थे, लेकिन हमने उनको तवज्जो नहीं। दे वर अ ह्यूज रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी बट रिक्वायरिंग टेक्नोलॉजी, एंड दे हैव द पोटेंशियल टू प्लेस इंडिया इन द फ्रंट लाइन। एंड इफ यू हैव टू बी इन द फ्रंट लाइन, वी हैव टू मीट द ग्लोबल बेंचमार्क्स। तो हमें भौगोलिक भूमिका निभानी है, तो भौगोलिक मापदंडों को भी पूरा उतरना होगा, और उन भौगोलिक मापदंडों को दृष्टि में रख करके बात की ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। अगर हम यही शक करते रहेंगे ये वहां गया पता नहीं क्या चोरी करने आया, उसको कहा वहां एक हीरा पड़ा उठा के लिया, तो साथ में देखा कहीं मेरे घड़ी में नहीं उठा के ले गया, तो सारा वक्त इसी में जाएगा, तो कैसे तरक्की करें। 26 मई 2014 को हमने शपथ ली थी। 3 महीने के बाद हमारे विभाग ने, DOPT ने, अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी कुरीति जिसे मैंने कहा था, उसको समाप्त कर दिया। गैजेटेड अफसर से कोई दस्तखत नहीं करवाए अटेस्टेशन के। तो मीडिया वालों ने कहा कि साहब ये, तो मैंने कहा नहीं, हम ये संदेश देना चाहते हैं देश भर में कि मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने अब इस देश की जिम्मेवारी दी है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने नौजवान पर यकीन कर सके। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रस्ट बेस्ड। और ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस का सबसे अधिक यदि लाभ हमें दिखने वाला है तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। लो कार्बन स्ट्रेटेजी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बात बड़ी थी, कभी होता था बजट में उल्लेख। ये एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग यूज्ड इन द बजट। लो कार्बन स्ट्रेटेजी विल बी फॉर्मुलेटेड। सोलर पावर को हमने अपने लिए टारगेट रखा है कि 2030 तक 280 गीगावाट, और उसके लिए 193 करोड़। ऑल इंक्लूसिव बजट की बात की प्रशांत ने। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के लिए पर्वतमाला इस बजट में, वो भी किसको दे रहे हैं हम? लॉलीपॉप, जहां से कुछ नहीं हासिल हो रहा। जब पूर्वोत्तर मंत्रालय में हमारे पास एक पेशकश आई, इजराइल ने कहा कि सिट्रस फूड पार्क, स्पेशलाइज्ड फूड पार्क में बनाना है, तो दे हैड दी नो। तो हमने पूछा कि कहां, तो उन्होंने कहा सबसे अनुकूल जगह मिजोरम है। मिजोरम 10 लाख आबादी, भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं मिलता, एक सांसद होता है, ना वो शिकार बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, लेकिन वहां लगाया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 3 साल से काम कर रहा है, तो जहां जिस चीज की पूर्ति, फिर उसके बाद जनता फैसला करे।
एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट इकोनॉमी। अगर मैं सोचूंगा नहीं मुझे इस गली में वोट मिला है, भले ही वो इस गली में ग्राहक कोई नहीं आएगा, लेकिन दुकान यहीं खोलूंगा, और वहां पर जहां ग्राहक का पैर घूमता है वहां नहीं खोलूंगा, क्योंकि वो वोट कांग्रेस को चला गया, तो देश की सामूहिक अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा? So there's a huge message also being conveyed through this budget, a socio and a political message. बॉर्डर एक और स्कीम आई है इसमें जिसका अभी जिक्र नहीं, वो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज स्कीम, जिसका सीधा सीधा लाभ जम्मू कश्मीर को भी होने वाला है, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश। अब बात समाप्त करने से पहले एक बात है कि जॉब्स, ये भी पूछ रहे हैं मीडिया वाले, ग्राउंड में कुछ नहीं, ग्राउंड में कहते ग्राउंड में जॉब नहीं है। वो खासतौर जैसे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आज है। अच्छा, वो इसलिए नहीं है कि हमारी मानसिकता में घुस गया है जॉब का मतलब सरकारी नौकरी, डिक्शनरी में तो ऐसा नहीं लिखा होगा, और विश्व के कोई भी देश चाहे कितना भी समृद्ध हो, हर युवा को वेतन याफ्ता सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार का यह दायित्व रहता है कि वो रोजगार कमाने के साधन, एवेन्यूज उपलब्ध करवाए। वो करवाने का कार्य पिछले 8 वर्षों में इस सरकार ने किया, और इस बजट में भी उसकी झलक लगती है। अब जैसे दिवाकर ने कहा कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5.5 लाख करोड़ से 7.2 लाख करोड़ तक बढ़ गए, लगभग 35% वृद्धि। अब साधारण भाषा में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएं जॉब्स कैसे होते हैं। अर्थशास्त्रियों का यह कहना है, दिव्यांकर वुड करेक्ट मी, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग 40% गोज इनटू जनरेशन ऑफ जॉब्स, उसे हो जाते हैं, ऐसा साइकिल चलता है। क्योंकि बिल्डिंग बनेगी तो स्ट्रक्चर होगी, इंजीनियर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। वो जॉब्स नहीं है क्या? या यही है कि 2 घंटे दफ्तर जाइए, वापस आइए, लस्सी पी के सो जाइए, महीने की पहली तारीख में बैंक में चेक आ जाए? ये मानसिकता में घुसा है। खासतौर पर बड़ा दुख होता है कि यहां पर हमारे, और अगर मैंने रात को बैठ के आंकड़ा लगाया, मैंने सोचा आपके समक्ष बात रखूंगा, अगर 7.2 लाख करोड़ का 40% का हिसाब लगाया जाए तो 3 लाख करोड़ बनता है। यानी 3 लाख करोड़ के जॉब्स जनरेट होंगे मात्र इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की वृद्धि से। हम ना इस गहराई में हम जाते हैं, ना मीडिया वाले जाते हैं, साहब जॉब नहीं दिख रहा। जॉब का मतलब है कि कोई झूठी सच्ची वैकेंसियों का ऐलान कर दिया जाए। नेशनल हाईवे की भी बात की, 25,000 किलोमीटर का निर्माण होगा इस बजट के तहत, और 65,000 करोड़ से बढ़ा करके 1,30,000 करोड़ उसको कर दिया, लगभग दोगुना। अब उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों जॉब्स मिलेंगे, जूनियर इंजीनियर भी लगेगा, ओवरसीयर भी लगेगा, कारपेंटर भी लगेगा, मेसन भी लगेगा, यही जॉब्स है। अब आप अगर तसव्वुर करके बैठे हैं कि 10 बजे के बजाय 12 बजे जाना है दफ्तर, 1 घंटा चाय पीनी है, 2 बजे वापस आके लस्सी पी के सो जा रहा है, तो वो जॉब नहीं है। ये जॉब मेहनत वाला है। और ये जब मैंने ड्रोन की बात कर रहा था तो मैंने आपको मिसाल दी कि किस तरह की मेहनत उन बच्चों ने की है, और वो सस्टेनेबल बन गया, वो ड्रोन बिकने भी लगे। फ्यूचर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ऑन आइडियाज एंड ऑन इनोवेशन। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का प्रशांत बोल रहे थे अपने प्रेजेंटेशन में, वो भी जॉब्स नहीं तो और क्या। किसान ड्रोन, ये बॉट लैब जो हमारा स्टार्टअप ग्रुप है, 3 बच्चे इकट्ठे हुए थे इत्तेफाक से, वो कोई पीएचडी करके कोई करके ऐसे ही घूम रहे थे, तो इत्तेफाक उनका आपस में मेल हो गया और उनको हमने सपोर्ट दी, तो उन्होंने ये बीटिंग रिट्रीट में अपना क्षमता का, और उसके लिए भी वो सिग्नलिंग करनी है कि एक ड्रोन दूसरे को पहचाने, कहीं वहां क्रैश कर जाए तो अपना उसको कहते हैं ड्रोन सुसाइड, खुद ही नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी वही ड्रोन, अब उनको ऑफर आनी शुरू होगी प्राइवेट कंपनीज की, क्योंकि आजकल चौकीदारी के लिए भी ड्रोन चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मैं कह रहा था कि इस बजट में उसका लेख आया है, यहीं आपके नजदीक
राय सुचानी एक डेयरी लगी हुई है। अब मीडिया को तो फुर्सत नहीं है, लेकिन हमारा कभी युवा मोर्चा जा सकता है वहां पे अगर चाहे। उसकी एक फिल्म बनानी चाहिए, नहीं तो हम तो बनाएंगे। 2 बीटेक बच्चे छोड़कर आए हैं नौकरी बंगलौर से, और उनको देखकर ये एमबीए भी वहां से छोड़कर आए। 20 उनके पास पशु हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और मार्केटिंग भी अब खुद शुरू। ये जॉब्स है मच मोर ल्यूक्रेटिव देन ए गवर्नमेंट नौकरी। CSIR का रुमा मिशन, जिसके लिए 5636 करोड़ दिया इस बजट में, उसके माध्यम से ही IIIM से अरोमा मिशन शुरू हुआ। एक लड़का है भारत भूषण खिलैनी, डोडा जिला का रहने वाला, उसकी मैंने फिल्म बना करके घुमाना शुरू किया देश भर में, लेकिन इस से जम्मू में नहीं घूम रही क्योंकि यहाँ सरकारी वहां कहती है तो ऐसे ही। उसके पास 3 हेक्टेयर जगह थी, गेहूं लगाता था, और सारी सपोर्ट हम दे रहे हैं, कुछ घर से लगाना भी नहीं, माता पिता में भी कोई बोझ नहीं। हमने कहा बेटा एक तो थोड़ी सी लेवेंडर लगा दे। उसने मात्र 2-3 कलार में लेवेंडर की खेती, जो उसके बाद बच गई थी। 2-4 महीने में उसको इतना मुनाफा हुआ कि उसने बाकी जगह से भी गेहूं उठा दिया और आज लाखों कमाने लग गए। उसको देख करके 500 बच्चे वहां से निकले हैं, उस बेल्ट से। डोडा में भी है, रियासी में भी है, उधमपुर में भी है। लेकिन अगर हम उस तरफ अगर रुझान करें, और इसलिए बात लंबी ना करते हुए कि जैसे मैंने कहा ये तो ऐसा विषय को सारा दिन ही चला जा सकता है। मार्क ट्वेन ने एक बार बड़ी एक दिलचस्प बात कही थी कि इकोनॉमिक्स इज टू सीरियस अ सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट टू इकोनॉमिस्ट अलोन, सो आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट टू दीपांकर सिंह, because the budget 22-23 is not only an economist budget, it's a statesman's budget. And Modi has given us a statesmanly budget. Statesman के बारे में कहा जाता है कि statesman looks at the next generation, not at the next election. और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अंत में मैं केवल ये कहूंगा, दिस इज अ बजट विच, as I said, heralds a new political culture, a new social culture. मोदी जी ने कहा था शपथ लेने के तुरंत बाद कि जो पिछड़े रह गए वर्ग उनको बराबर की सतह पे लाना, जो क्षेत्र छूट गए मुख्यधारा से उनको लाना। और जैसे मैंने कहा आरंभ में ही, देयर हैज बीन कंसिस्टेंसी, कन्विक्शन एंड करेज इन कैरिंग आउट दैट मिशन, एंड दिस बजट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट मिशन। ना कि किसी वोट कंसिडरेशन, बिकॉज वी अज्यूम कि वोटर आज का इज वेल इन्फॉर्म्ड to take decisions. And to conclude, I would just say that this is a budget which would usher India at 75 into India at 100. Ye iski theme. And to conclude, I would also say that the world is ready to be led by India. The world is ready to be led by us. The question is, are we ready? Are we ready? UPA 2 के दौरान जब सारे देश में बड़ी निराशा थी मनमोहन सरकार के खिलाफ, तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई मुंबई में। तो अरुण जी ने अपने विषय रखा, जब अरुण जेटली जी ने, तो अंत में उन्होंने एक वाक्य कहा था, ये देश की जनता हमें बुला रही है, देश तैयार है। अशोक जी भी हमारे साथ थे, MC शागला, देश तैयार है, क्या हम तैयार हैं? आज वही परिस्थिति मुझे नजर आ रही है। दुनिया तैयार है, क्या हम तैयार हैं? और ये बजट जो मोदी जी ने हमें दिया है, ये भारत को उस भूमिका के लिए तैयार करने के लिए है जिस भूमिका में भारत विश्व गुरु भी कहलाएगा, विश्व मूर्ति भी कहलाएगा, विश्व नरेश भी कहलाएगा।